तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कंपैरिजन करने वाले हैं जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है ना, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो लाने में हम इसलिए लेट हो गए हैं क्योंकि दोनों फोन को हम अच्छे से टेस्ट कर रहे थे। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ अलग पता लगे, तो पूरी वीडियो देखना। वैसे कौन कौन से फोन है हमारे पास, तो एक तरफ है iQOO Z7 Pro या बोले तो Vivo का T2 Pro, और दूसरी तरफ हमारे पास OnePlus Nord CE3। तो दोनों के बीच में ना 3000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है आफ्टर डिस्काउंट। तो भाई कौन सा बाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है। तो उसकी बात करते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। तो इन हैंड फील में काफी डिफरेंस है, पहले उससे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर iQOO का डिजाइन ना वैसा है जैसे V27 सीरीज का था, बस यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की कमी है। तो अल्ट्रा वाइड मेरे हिसाब से iQOO को डाल देना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल रहा है। टेक्नो के फोन के अंदर, वन प्लस के अंदर, यहाँ तक कि पोको ने 20,000 के अंदर फोन निकाला था, उसके अंदर भी अल्ट्रा वाइड था। बस मिस है तो सिर्फ iQOO या Vivo के फोन के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर। तो यहाँ पर इन्हें डाल देना चाहिए। बाकी यहाँ पर डिजाइन वाइज मेरे को अच्छा लगा, और पहले ना रेंडर्स में लग रहा था कि V27 की तरह ही है, बट जब आप रियलिटी में देखोगे थोड़ा मार्वल टेक्सचर दिया है इस पे, तो इसकी वजह से थोड़ा अलग लगता है उसके कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर वन प्लस की बात करें तो इसके पास तो भाई अपनी नोट 3 सीरीज वाला ही लुक है पूरा। तो यहाँ पर दोनों भाई सेम सेम लगते हैं, ये और वो। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्लास्टिक यूज करेगी है, और iQOO के अंदर यूज करा गया है ग्लास। और iQOO के पास एक एडवांटेज हो रहा है कि इसमें कर्व डिस्प्ले है, जिसकी वजह से इसकी इन हैंड फील ज्यादा बेहतर है। एक तो पतला फील होता है फोन, है भी भाई वन प्लस के कंपैरिजन में, और दूसरा हाथ में जब पकड़ोगे तो ग्रिप अच्छी बनाता है। हालांकि इसकी वजह से दिक्कत है, अगर आप फोन ज्यादा गिराते हो तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्व डिस्प्ले की दिक्कत यही है कि अगर फोन गिरा तो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप फोन ज्यादा गिराते हो तो फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन ही आप बाय करना। बाकी यहाँ पर इन हैंड फील में मैंने बता दिया कि मेरे को iQOO अच्छा लगा। अब आप मेरे को ये बताना कि आपको लुक किसका अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चॉइस होती है, तो वो मैं आप पर छोड़ूंगा। अब iQOO के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है इसकी परफॉर्मेंस। कहते हैं कि भाई इसके प्राइस रेंज के अंदर जो परफॉर्मेंस ये देता है दूसरे फोन नहीं देते। तो भाई इसके अंदर जो प्रोसेसर है Dimensity 7200 है, जो कि 4 nm पर बिल्ड है, और OnePlus भी इस बार कम नहीं है भाई। OnePlus ने भी अच्छा प्रोसेसर दिया, इसके अंदर Snapdragon 782G प्रोसेसर, जो कि 6 nm पर बिल्ड है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑन पेपर अगर मैं क्लॉक स्पीड भी देखूं या FinFET प्रोसेस देखूं, तो वहां पर OnePlus का प्रोसेसर थोड़ा ढीला है। यहाँ तक कि हमने Antutu भी रन करा है, Antutu में हल्का सा डिफरेंस था, iQOO का स्कोर थोड़ा सा बेटर था, बट CPU थ्रोटलिंग में इतना बड़ा मेरे को डिफरेंस नहीं मिला। ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं दोनों। लेकिन यहाँ पर जब हमने भाई GPU टेस्ट रन करा, ये देखने के लिए कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग करते हो तो यहाँ पर स्टेबिलिटी तो OnePlus की अच्छी थी, लेकिन अगर पीक परफॉर्मेंस की बात करें वहां पर iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो मेरे को तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं मिला टेस्टिंग में। बाकी यहाँ पर अब बात करें इन सारी चीजों को साइड करके कि भाई रियलिटी के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही, तो थोड़े और हार्डवेयर की बात करते हैं। iQOO के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज और OnePlus के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज। तो प्राइस के हिसाब से हार्डवेयर थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा LPDDR4X रैम है दोनों के अंदर ही। अब यहाँ पर हार्डवेयर हमने देखा, हमें लगा डिफरेंस ज्यादा होगा, तो हमने ऐप ओपन क्लोज करके देखी। यहाँ पर भाई इतना बड़ा फर्क नहीं मिला, दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही ऐप ओपन करते हैं, चाहे नॉर्मल ऐप हो चाहे हैवी एप्लीकेशन हो। बाकी रैम मैनेजमेंट के अंदर दोनों सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, बस डिफरेंस आता है तो वो है दोनों के 120 हर्ट्ज में। जब मैंने दोनों का 120 हर्ट्ज चलाया ना, मेरे को iQOO थोड़ा ज्यादा स्मूथ लगा भाई। पहले मैं खुद भी शौक हुआ, और ऐसा इस वजह से क्योंकि जब भी आप दोनों को 120 हर्ट्ज पे सेट करके चलाओगे ना, तो iQOO के अंदर आप किसी भी ऐप को सेलेक्ट कर सकते हो 120 हर्ट्ज पे चलाने के लिए, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। वहीं पर OnePlus के अंदर वो बाय डिफॉल्ट 60 और 90 में ही चलती है। 120 पे सेट करने के बाद भी सिर्फ सिस्टम ऐप ही 120 में चलती है। इसके अलावा अगर आप दोनों को ऑटो रिफ्रेश रेट पे चलाओगे तो वहां पर दोनों 60 और 90 में ही वर्क करते हैं, ताकि डिस्प्ले ज्यादा बैटरी कंज्यूम ना करे। इस वजह से मेरे को iQOO थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील हुआ। अब इन सारी चीजों में तो iQOO बढ़िया है, बट अब एक ऐसी चीज जहां पर भाई iQOO को रिकमेंड करते हुए डर लगता है ओवर OnePlus, वो है इसका UI एक्सपीरियंस। मैंने इस फोन को चलाया भाई, इसके UI के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस बेकार ही रहा। रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जब फोन मैंने सेटअप करने की कोशिश करी, ये सेटअप ही नहीं हुआ। नेक्स्ट डे सुबह सेटअप हुआ है, और ये सीन मेरी यूनिट के साथ नहीं है। जितने भी रिव्यूअर्स हैं या जिसने भी अभी तक यूज करा होगा, मैक्सिमम लोगों को ये वाली प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है। अब हो सकता है गूगल की वजह से हो या जो भी है, बट iQOO के फोन के अंदर ही नोट करी है अभी तक हमने। दूसरा, iQOO के अंदर ना ब्लोटवेयर काफी है भाई OnePlus के कंपैरिजन में। OnePlus तो भाई अपना गौ आदमी है, बिल्कुल कुछ भी इसके अंदर ब्लोटवेयर नहीं मिलता। और iQOO के साथ सीन यहीं तक नहीं रुकता, इसमें VStore एप्लीकेशन और ब्राउजर है ना, उससे नोटिफिकेशन भी मिलती है। तो भाई इसे आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। बाकी ब्लोटवेयर को तो कर भी दोगे, तो नोटिफिकेशन से छुटकारा पाना है तो अंदर जाके आपको डिसेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा भी इसके UI ने ना मेरे को काफी सारा दर्द दिया है भाई। एक तो चलता चलता हैंग हो जाता था, ब्राउजिंग के टाइम पे हैंग हुआ है, और यहाँ तक कि मैंने इसको ना अपनी कार से कनेक्ट करा हुआ था। मैं काफी दूर ट्रैवल करने गया था और मैंने शॉपिंग भी कर ली, उसके बाद भी इससे ना मैप एग्जिट नहीं हुआ था। और यहाँ पर आप इसे साफ तरीके से देख सकते हो भाई, टच ही नहीं ले रहा है इसमें। तो बाकी जब ये फोन आया था उस टाइम पे नेटफ्लिक्स भी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, हालांकि कुछ टाइम के बाद हो गया। और iQOO के फोनों के अंदर मैंने एक चीज और काफी सुनी थी कि भाई नोटिफिकेशन पैनल स्टक हो जाता है, तो इसके साथ वो मैंने फेस भी कर लिया है। तो इसके UI के अंदर काफी बग हैं। अब हो सकता है इसलिए क्योंकि T2 और ये दोनों सेम ही फोन है। बाकी एक्सपेक्ट करता हूं कि अपडेट से इन सारी चीजों को जल्दी फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि भाई बहुत तकलीफ होती है डे टू डे यूजेज में। हालांकि OnePlus के साथ मेरे को ऐसा कोई भी बग देखने के लिए नहीं मिला। अब थोड़ा गेमिंग की बात कर लेते हैं,
यहाँ पर भाई आई को अपना हाथ जमाए हुए है। तो यहाँ पर भाई दोनों के अंदर सेटिंग जो है वो सेम मिलती है। स्मूथ में आप 60 FPS में प्ले कर सकते हो, उसके ऊपर जाओगे तो 45 FPS ही आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पर गेम प्ले अगर आप करते हो विदाउट कोई मोड इनेबल करे हुए, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आईक्यू के अंदर जिटरिंग ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू OnePlus। इंटेंस सिचुएशन में तो और भी ज्यादा बुरे हाल है इसके विदाउट इसका परफॉर्मेंस मोड इनेबल करे हुए। लेकिन जैसे आप इसका मॉन्स्टर मोड लगा दोगे और OnePlus का लगा दोगे हाई परफॉर्मेंस मोड, उसके बाद भाई थोड़ा सा सीन चेंज होता है। वहां पर भाई आईक्यू थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पर स्मूथ एक्सट्रीम में मैंने प्ले करा है, वहां पर परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी बेटर हुई OnePlus के कंपैरिजन में। OnePlus में वहां पर भी सेम ही परफॉर्मेंस मिल रही थी, तो OnePlus का जो मोड है उसका होना ना होने का मतलब एक ही है। बट यहाँ पर आईक्यू थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। बट स्टिल मैं ये चीज कहूंगा कि अभी भी जैसे आईक्यू के अंदर गेम प्ले मिलता था ना, वो वाली फील नहीं आई रही। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर बहुत सारे एनिमीज होंगे, तो उस सिचुएशन में आपको इसके अंदर आराम से जिटर मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। बट ऑल ओवर दोनों में से एक पिक करना हो तो आईक्यू ही एक चॉइस बचती है। अब थोड़ा सा डिस्प्ले की बात कर रहे थे, जिसमें हमें कंटेंट देखना है, गेमिंग करनी है, तो भाई दोनों के पास ना एमोलेड पैनल है फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बट डिफरेंस की बात कर लेते हैं, आईक्यू के पास कर्व डिस्प्ले है तो OnePlus के पास फ्लैट पैनल है। और फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से OnePlus के साइड के बेजल थोड़े से मोटे लगते हैं आईक्यू के कंपैरिजन में। आईक्यू में ना एक तरीके से फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है जब आप कंटेंट देखोगे इसके अंदर। और आईक्यू के पास एक और एडवांटेज आती है कि इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और OnePlus के अंदर 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से जब आप इंडोर दोनों फोनों को यूज करोगे तो साफ फर्क नोट हो जाता है। आईक्यू ज्यादा ब्राइट है और इंडोर ही नहीं आउटर विजिबिलिटी भी आईक्यू की ज्यादा अच्छी है हार्श लाइट के अंदर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई आईक्यू के पास ही एडवांटेज है, OnePlus के पास भी एडवांटेज है। इसकी डिस्प्ले 10 बिट है और आईक्यू की डिस्प्ले 8 बिट है, जिसकी वजह से इसके पास शेड्स ऑफ कलर थोड़े कम मिलते हैं एज कंपेयर टू OnePlus। तो दोनों के जब नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम करा मैंने, तो यहाँ पर देखा कि नोड के पास ना थोड़े सैचुरेटेड कलर हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। बट इसके बाद जब हमने HDR कंटेंट स्ट्रीम करा तो यहाँ पर आता है मेजर डिफरेंस, जहां पर भाई आईक्यू ज्यादा ब्राइट था। इसमें जो ब्राइट पार्ट है वो ज्यादा ही ब्राइट देखने के लिए मिलता है, मस्त। बट इसके अंदर दिक्कत ये है, जो ब्लैक पार्ट होता है ना उसे डीप ब्लैक ना करके ना थोड़ा सा ब्लूमिंग इफेक्ट डाल देता है, जिसकी वजह से वो ग्रे लगता है और डिस्प्ले में उतना मजा नहीं आता HDR कंटेंट देखते हुए। वहीं OnePlus कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट कर देता है डिस्प्ले। तो देखा जाए तो इस प्राइस रेंज के अंदर ना डिस्प्ले दोनों की वेल कैलिब्रेटेड नहीं है। बट दोनों में से अगर एक पिक करनी पड़े तो यहाँ पर नॉर्मल यूजेज जितना मैंने यूज करा और जितना मैंने कंटेंट देखा, वहां पर मेरे को आईक्यू की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर लगी है। बाकी दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसकी स्पीड और रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिली है। बट हैप्टिक्स की बात करें तो वहां पर भाई OnePlus ज्यादा बेहतर है। इसमें ना स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स मिलते हैं, इसकी इंटीग्रेशन भी अच्छी है और इंटेंसिटी भी बढ़िया मिलती है। अब आईक्यू के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी काफी कम है और इनकी इंटीग्रेशन भी कम है। और इसके अलावा अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूं आईक्यू के, तो वो है इसके अंदर मोनो स्पीकर्स हैं। अब ये चीखते तो हैं, लेकिन भाई वो मजा नहीं आता जितना इमर्सिव एक्सपीरियंस स्टीरियो स्पीकर्स देते हैं। OnePlus में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ये ज्यादा लाउड भी हैं और ज्यादा क्लीन भी, और मजा भी ज्यादा अच्छा आता है जब आप कोई कंटेंट देखोगे इससे। इसके अलावा आप बात करें दोनों के कैमरास की, जहां पर काफी बड़ा डिफरेंस होता था। हर बार हमने देखा है भाई आईक्यू के कैमरा OnePlus को सीधा सा पेल देते हैं, तो यहाँ पर अभी उसकी बात करते हैं। आईक्यू के पास 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बट इसके पास अल्ट्रा वाइड नहीं है भाई, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है, जिसका होना ना होना बराबर है। बाकी यहाँ पर OnePlus के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का इसके पास मैक्रो कैमरा सेंसर है। तो स्पेसिफिकेशन को साइड में करते हैं, अभी चलते हैं भाई वीडियो पर। अगर आप हाई रेज में वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भाई आईक्यू की ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन का एक ऑप्शन है जिसे आप इनेबल कर सकते हो और इसके अंदर लाइट कंट्रोल भी अच्छा है। वहीं पर 1080p के अंदर भी मैंने देखा कि स्टेबलाइजेशन भाई आईक्यू की थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है और यहाँ पे स्किन टोन भी कहीं ना कहीं मेरे को ठीक लगा। बट भाई आईक्यू के अंदर दिक्कत ये है, कहीं ना कहीं फोकस छोड़ देता है। OnePlus उसे काफी अच्छे से मैनेज करके रखता है और OnePlus में कहीं ना कहीं लाइट कंट्रोल 1080p वीडियो के अंदर ज्यादा बेहतर है। बाकी यहाँ पर फोटोज पे चले तो फोटोज के अंदर भी सेम ही सीन देखने के लिए मिला। यहाँ पर स्किन टोन बैक कैमरे का मेरे को थोड़ा बहुत बेहतर देखने के लिए मिला, OnePlus का कहीं कहीं अच्छा देखने के लिए मिला, आईक्यू का तो काफी मिक्स रिजल्ट है। बट आईक्यू जहां पर मात खा जाता है उसकी बात करें तो हमने देखा जैसे आप शैडो के अंदर खड़े हो, बैकग्राउंड में लाइट है, तो बैकग्राउंड की लाइट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। OnePlus काफी अच्छे से कंट्रोल कर देता है। स्काई एक्सपोजर भी आप देख सकते हो कितना गंदा है आईक्यू के अंदर, OnePlus ने बहुत अच्छी तरीके से स्काई को मैनेज करा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को OnePlus की कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर लगी है आईक्यू से। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पर डिफरेंस आता है फील्ड ऑफ व्यू में। आईक्यू के पास फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम मिलता है क्योंकि क्रॉप कर देता है एरिया को, और OnePlus के पास फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा मिलता है। बट इंडोर के अंदर सीन थोड़े चेंज हो जाते हैं। इंडोर के अंदर देखा मैंने आईक्यू ज्यादातर कंडीशन में बेहतर परफॉर्म करता है। बट जब मैंने दोनों से फोटो क्लिक करी थी ना, तो दोनों की डिस्प्ले में देखी, वहां पर लग रहा था भाई आईक्यू बेकार फोटो क्लिक कर रहा है, क्योंकि भाई इसकी डिस्प्ले जैसे मैंने बताया ब्लैक पार्ट को भी व्हाइट करने की कोशिश करती है, वो रीजन था। बट जब मैंने दोनों की फोटो एक ही डिस्प्ले में लगा के देखी ना, तो साफ देखने के लिए मिला कि इंडोर आईक्यू बेहतर परफॉर्म करता है। और लो लाइट के अंदर भी सेम ही सीन है। यहाँ पर आप इस कलर को देखिए, रेड को रेड दिखाया हुआ है, इसने ऑरेंज नहीं करा OnePlus की तरह। तो यहाँ पर इंडोर और नाइट मोड मेरे को आईक्यू का ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। बट इसके पास डिसएडवांटेज वही है, अल्ट्रा वाइड नहीं है भाई। OnePlus के पास अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पर हमने दुनिया मुट्ठी में कर ली, क्योंकि भाई काफी ज्यादा एरिया कैप्चर कर लेता है और अच्छी फोटोज निकाल के देता है। बाकी
यहाँ पर दोनों के फ्रंट कैमरे पे चलते हैं। 16 मेगापिक्सल का है। सबसे पहले वीडियो देखिए। तो यहाँ पर दोनों ही फोन 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और भाई iQOO थोड़ा वाइट कर रहा है, लेकिन OnePlus में ना मेरे को स्किन टोन ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये ऐड कर रहा है थोड़ा सा रेड टोन, जो कि OnePlus के अंदर हमें पहले से देखने के लिए मिलता है। बट स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों ही बेकार हैं। और अभी हम चलते हैं बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, देखते हैं कौन अच्छे से कंट्रोल करता है। एंड यहाँ पर लाइट कंट्रोल में तो भाई मेरे को ना जाने क्यों डिस्प्ले में iQOO कमजोर लग रहा है। बाकी आप बताना आपको किसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर फ्रंट वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन तो दोनों की बेकार है, बट स्किन टोन और लाइट कंट्रोल मेरे को OnePlus का ज्यादा अच्छा लगा। बट जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया था ना, ये रेड टोन कर देता है स्किन का, तो भाई थोड़ा सा रेड टच OnePlus की फोटो के अंदर देखने के लिए मिलता है। और फ्रंट में मैं सीधा कह सकता हूँ नॉर्मल मोड के अंदर iQOO ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगा दोगे वहां पर भाई iQOO ओवर शार्पनिंग करने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है आउटडोर फोटोज में मिला हो, इंडोर फोटो के अंदर भी सिमिलर ही सीन है। तो इस चीज को भाई iQOO को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जितने मैंने दोनों के कैमरा टेस्ट करे, मैं ये चीज कह सकता हूँ, जितना पहले डिफरेंस हुआ करता था ना, साफ बोला जा सकता था कि iQOO का फोन ले लो भाई कैमरा अच्छा है, बट अभी उतना डिफरेंस नहीं है। बस कहीं कहीं पर है जहां पर iQOO थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है कैमरे में। इसके अलावा भाई iQOO का फोन पतला है, तो इसके अंदर कम mAh का बैटरा है। यहाँ पर 4600 mAh की बैटरी है, 66 वोट फास्ट चार्जिंग। और OnePlus के पास 5000 mAh का बैटरा विद 80 वोट फास्ट चार्जिंग। तो चार्जिंग स्पीड अच्छी है, प्लस बैटरी बैकअप में भी काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। iQOO का बैटरी बैकअप मेरे को इसकी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा नहीं लगा था, और यहाँ पर अब मैंने कंपेयर करा तो भाई जब साफ देखने के लिए मिलता है कि OnePlus का बैटरी बैकअप ज्यादा सॉलिड है। ये OnePlus का फोन ना आपको iQOO के कंपैरिजन में ज्यादा ही अच्छा बैटरी बैकअप देगा हर मायने में, चाहे आप नॉर्मल यूजर हो चाहे हैवी यूजर हो। तो मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि भाई दोनों को जितना मैंने कंपेयर करा, iQOO एक तो भाई सॉफ्टवेयर में, दूसरा इसके स्पीकर और हैप्टिक्स, इन चीजों में कमजोर है। बाकी मैंने सारे पॉइंट रखे हैं आपके सामने, आप खुद देख सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे इन विद दैट वी एंड बॉक्स गाइस।